नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश में इन दिनों दो शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में हैं और वो है लव जिहाद। लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सख्त अध्यादेश लागू होने के बाद अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी जल्द ही ऐसे कानून बन सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यूपी के अध्यादेश का स्वागत करते हुए जल्द ही अपने प्रदेश में भी ऐसा कानून लाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि वो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र ही कानून बनाएगा, लेकिन इस बारे में हरियाणा की जनता क्या सोचती है, इस मुद्दे पर आज सवाल आपका में होगी चर्चा। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यानी कि धोखे से उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई कैबिनेट की, जिसमें अवैध धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि इस अध्यादेश के अनुसार ऐसे विवाह के लिए जिसमें धर्म परिवर्तन होना हो, उसके लिए पहले डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचना भी देनी पड़ेगी और इसका उल्लंघन अगर किसी ने किया तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माना 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। और अब इसी तर्ज पर हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनने की तैयारी है। सबसे पहले अनिल विज का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें अनिल विज ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस अध्यादेश को लेकर के सराहना की है। अनिल विज लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनाहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा में भी लव जिहाद पर शीघ्र ही कानून बनेगा। तो अनिल विज का ये ट्वीट। और अब अनिल विज की एक बाइट आपको सुनाते हैं, जिसमें आप सुनिएगा हरियाणा में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के मसले पर अनिल विज का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। अनिल विज इस पर क्या कहते हैं, उसके बाद 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और इसी विषय पर आज चर्चा होगी कि लव जिहाद पर क्या हरियाणा में भी कानून बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो खबर फास्ट आज अपने मेहमानों से पूछेगा। सबसे पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं और खबर फास्ट के इस मंच पर आप भी जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। लव जिहाद से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में है और लव जिहाद पर जनता की क्या है राय, आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। क्या हरियाणा में भी बनेगा लव जिहाद पर कानून? जिस तरीके से गृह मंत्री ने तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की, तो क्या ये इस तरफ इशारा करता है? लेकिन क्या ये कानून अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगा? ये बड़ी बात है। क्या निजी स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा? लव जिहाद पर जनता की क्या राय है? लेकिन क्या अगर लव जिहाद पर कानून बनता है तो वो किसी की निजी स्वतंत्रता पर उल्लंघन करेगा? कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं मेहमानों से। लेकिन देखिए, एक तरफ लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये कानून बन सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी है जिस पर चर्चा हो रही है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार संवैधानिक है और ये जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अदालत ने यह भी कहा है कि संविधान किसी भी बालिग व्यक्ति को अपने पसंद के जीवन साथी के साथ रहने का अधिकार देता है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। अगर इस अधिकार से उसे वंचित किया जाएगा तो यह उस व्यक्ति के जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले हुए मनपसंद जीवन साथी चुनने के अधिकार के खिलाफ है। तो कई सवाल ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बीजेपी से नरेंद्र वत्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता सोमवीर शोराण भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर।
और जनता से भी अपील है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल करके मेहमानों से अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सोमवीर चौरान का रुख करूंगी। सोमवीर चौरान, एक तरफ तो यूपी में ये अध्यादेश ला दिया गया है और देखिए हरियाणा में भी इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि ये निजी स्वतंत्रता के खिलाफ है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए पूजा जी, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था, उसकी व्याख्या की है, उसको डिस्क्राइब किया, एक डिटेल उसका जो है वर्सन दिया है। क्योंकि ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही है कि कोई आदमी शादी करते वक्त जो बालिग है, जो नाबालिग ना है, वो कोई भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का एक शादी कर सकता। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का तो स्वभाव ये है कि इन चीजों को अंतर धर्म, अंतर जातीय, इनमें तो इसको तो बढ़ावा देना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा काफी कुछ जो है, कई बार ये लड़के लड़की अपनी मर्जी शादी करते हैं तो उनको पेरेंट्स की तरफ से या समाज की तरफ से कोई दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट और उनको सिक्योरिटी देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है, गाइडलाइन है कि आप इन बच्चों को आप पूरा प्रोटेक्शन दे। और स्टेट गवर्नमेंट को कई बार डायरेक्शन होती है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो तो इसलिए है कि वो कोई भी उसमें धोखा पट्टी या कोई मिस इंट्रोडक्शन या किसी तरह का मिसअप्रेशन वो ना हो, उसके लिए किया गया है। लेकिन क्या ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है? लव जिहाद को लेकर अगर कोई कानून बनता है तो क्या ये किसी की प्रिवेसी को का उल्लंघन करता है? क्या उसमें निहित है ये कि किसी की प्रिवेसी पर असर डाल सकता है किसी तरीके का? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए पूजा जी, 21 पे ये वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा केस, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। बट अगर मेरे व्यक्तिगत विचार या आज तक का हम देखें पीछे की साइटेशन, तो ये जो है, जो अवैध धर्मांतरण रोधी कानून, जो अभी जो कानून का ये अध्यादेश आया है, इसका इससे थोड़ा सा अलग नेचर है। इसका मुख्य जो है वो एक शादी से तो है ये, इसके साथ साथ ये जो दूसरे लालच में जो गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको लोभ लालच देके। ठीक है सोमवीर जी, मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। पहले कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं एक बार। अब जहाँ तक शादी का कॉन्सेप्ट है, सोमवीर जी लौट रही हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए, निंजय पंडित मथुरा से, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये जो योगी सरकार ने जो फैसला लिया है लव जिहाद पर कानून ला के, जी मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि इसके तहत जो हमारी धर्म की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करके उनके साथ अत्याचार किया जाता है, लव जिहाद में फंसाकर उनके साथ धोखा किया जाता है, ये कहीं से भी जायज नहीं हो सकता किसी भी सभ्य समाज में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो नरेंद्र वत्स जी, आपका क्या इस पर रिएक्शन? हालांकि पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने आपके इस अध्यादेश को लेकर जो यूपी में अभी फिलहाल योगी सरकार लेकर आई है उसका स्वागत किया है, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी ऐसा कानून बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि ये किसी के भी निजी मामले को लेकर के उसमें उल्लंघना करता है, अनुच्छेद 21 की ये उल्लंघना करता है। इसमें जैसे पूजा जी, मैं बताऊं आपको, किसी की भी निजी में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये लव जिहाद एक मानसिक रूप से एक आदमी तैयार होकर इस प्रकार से विवाह करता है और धर्म परिवर्तन के उससे, तो ये लव जिहाद है। अगर उसका मकसद ये है कि मुझे ये इसके साथ, लड़की के साथ विवाह करके और इसका धर्म परिवर्तन करवाना है, तो अपनी वो जो उसकी पहचान है उसको वो छिपा रहा है। और छिपाने के कारण कोई भी, अगर आपको पता है कानून के तहत जो हमारी यूनिवर्सिटी कोर्ट है कि कोई भी आप अपनी जो भी जानकारी है उसको छिपा नहीं सकते जी। और आप अपनी जानकारी छिपा के किसी के साथ जीवन भर का संबंध जोड़ते हैं और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो ये कानूनी अपराध है। और हमने जो यूपी सरकार ने जो इसको कानूनी अपराध संज्ञा दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। और हम ये यूपी सरकार और योगी सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं और हरियाणा में भी इस कानून के ऊपर विचार विमर्श करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है सोमवीर जी, मुझे बताइए कि क्या इस कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी या फिर किसी और तरीके से भी सख्ती बरत सकती थी सरकार, या कानून लाना ही बहुत जरूरी था?
देखिए जी पुता जी, सबसे पहले ये समझे कि शादी का इस जो शादी है उसका इस एक्ट से संबंध क्या, दादे से संबंध क्या। इस एक्ट का बिल्कुल सीधा सा सिंपल एक लाइन में है कि कोई भी धर्म, ये जो हमारे धर्म की बात करते हैं, ये सभी धर्मों के लिए है, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं है। ये कोई भी धर्म का एक लड़का दूसरी लड़की से, एक लड़की दूसरी लड़की से शादी करती है और वो अपनी आइडेंटिटी छिपाता है, नाम छिपाता है, अपना संप्रदाय छिपाता है। ये एक्ट, ये अध्यादेश सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जहाँ से शादी कंसेप्ट नहीं। लेकिन सोमवीर जी एक बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस अध्यादेश में ये भी है कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 2 महीने पहले इसकी सूचना पहुंचानी पड़ेगी और ये साबित भी करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से ही कर रहा है। तो क्या ये किसी की भी प्राइवेसी में, किसी की भी निजता में क्या कोई उल्लंघना नहीं है? मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बालिग होने के बाद हर किसी का अधिकार है वो अपना जीवन साथी चुनने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम धर्मांतरण को देखते हैं, अगर धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, उसमें भी कुछ बाउंडेशन है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे हमारा एक अडॉप्शन डीड है, उसके अंदर 21 साल का एक बच्चा है, बिटिया बेटी को लेगा तो फादर लेता है, अगर मेल लेता है तो उनका 21 साल का फर्क होता है। इसी तरह से ये जो धर्मांतरण है, इसमें भी लालच से ना हो, दबाव में ना हो, डर में ना हो। तो ये जो आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, निजी संत की, ये सिर्फ ये जो अध्यादेश है वो वहां पे लागू होगा जहाँ पे दबाव में, डर में, लालच में, आइडेंटिटी छिपा के, फ्रॉड करके, धोखेबाजी से जो किया जाएगा, ये उसके लिए लागू है। इस अध्यादेश का जो बच्चे बालिग हैं, जो अगर सुरेंद्र नाम है और रिश्ता नाम की लड़की शादी कर रहा है, या सुरेंद्र रहीना से शादी कर रहा है, या अफजल अगर अपना अफजल नाम बता के रिश्ता से शादी कर रहा है, तो ये कानूनन जुर्म नहीं है। इस एक्ट का, इस अध्यादेश का नेचर स्वभाव ही है सिर्फ कि वो अपनी आइडेंटिटी न छुपाए। ये देखिए कई बार खुदा जी क्या होता है कि जो कानून है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कानून, उनका हमारा नेचर ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कानून आपका समाज के हित में हो, जनता के हित में हो। तो ये एक समाज के अंदर पिछले काफी दिनों से बहुत बड़े उच्च लेवल पर बहुत ज्यादा अन्याय होने लगे, तरह तरह के केस आने लगे। सोमवीर जी लौट रही हूँ आपके पास। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नीरज जगाधरी से। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। जी। सबसे पहले मैडम मैं आपको और दोनों राजनीतिक सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल बात में करते हैं कि इनकी सरकार में मेरी समस्या दूर होएगी या नहीं, ये मेरे सर का उत्तर दे हाँ या ना। और मैंने निवेश कंवर सर का मोबाइल नंबर चाहिए, क्या मुझे देंगे? मैं यमुनानगर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ। लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन नरेंद्र जी मैं आपको उनका सवाल एक बार बता देती हूँ, क्योंकि लगातार इस मंच के जरिए वो जुड़ते हैं। उनका सवाल ये रहता है कि जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं वहां पर उनको केवल 8,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। अब उनका कहना ये है कि सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती कि मिनिमम वेजेस तय हो जाएं और जहां पर उससे कम में काम कराया जा रहा है उन पर कुछ कार्रवाई हो। लगातार इस मंच के जरिए वो इस सवाल को उठा रहे हैं। जैसे पूजा जी, ये आपके कॉलर सवाल उठाया, जितनी भी इस प्रकार की समाज में समस्याएं हैं और सरकार के संज्ञान में आती हैं, तो उस समस्या को, उसका समाधान करने के लिए कोई ना कोई उपाय किए जाते हैं, उस पर चर्चा भी होती है। पिछले दिनों आपने देखा कि जितनी भी योजनाएं थी सरकार की, पहले सरपंचों के माध्यम से या आपके पार्षदों के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन और ये चीजें दी जाती थी। लेकिन हमारी सरकार आई, उसके बाद हमने डायरेक्ट उनके खातों में पैसे भेजना शुरू कर दिया। और अब इन्होंने ये एक समस्या बताई है, इससे मिनिमम तो तय हो चुके हैं। गवर्नमेंट जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आउटसोर्स पे जो भी बच्चे लगते हैं उनकी मिनिमम वेजेस क्या है। लेकिन इसमें इन्होंने जैसे बताया कि आगे कि वही प्राइवेट में इस तरह का कुछ नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रख के आगे इस पर चर्चा की जाएगी और इस समस्या का समाधान करने का पूर्णतः प्रयत्न किया जाए, बल्कि समस्या समाधान किया जाएगा। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कुलदीप जी यमुनानगर से। कुलदीप जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम जी, फैसला योगी सरकार का अच्छा है, तो ये कानून बनना चाहिए, पर यूपी, मध्य प्रदेश या हरियाणा में क्यों बने? पूरे देश में क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को लागू कर देती? वो भी अच्छा होगा।
ठीक है, प्यार बताइए। करना कोई गलत नहीं है, पर धोखे से प्यार करना वो गलत है। सजाने को मिलनी चाहिए जरूर। ये भाजपा प्रवक्ता से मेरा एक और सवाल है, जो नीरज की बात पे कह रहे थे ना, तो दरखास्त दे देगा, पब्लिक तंग हो जा, काम नहीं अधिकारी आपके कर दे। सरकार से कह रहा मैं, सरकार के अधिकारी काम नहीं कर सकते। आप जानती होंगे, रोज मैं फोन करता हूँ। ऐसे ही मेरा भी एक मुद्दा है जोड़ का, सरकार ने पैसा दे दिया 6-7 महीने से, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई जोड़ के ऊपर। आज ही मेरे 3 किले में पानी लिकड़ा खड़ा जोड़ का, ओवरफ्लो का पानी। देखिए नरेंद्र जी, हर रोज नीरज जी और कुलदीप जी इस मंच के जरिए अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। नीरज जी तो पिछले 6 महीने से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जो भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आकर बैठता है वो यही आश्वासन देता है कि मैं पर्सनल लेवल पर भी देखूंगा, इसको जाकर के सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम को, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। नहीं, जैसे जिला अधिकारी हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया होगा, जहाँ तक मेरा इन्होंने जैसे समस्या बताई, तो जिला अधिकारी संपर्क करने के बाद सीएम विंडो बनाई गई है, सीएम विंडो पे लगाएंगे तो उस पर कार्रवाई होती है। अब तक हमारा 90% तक सीएम विंडो पे जितनी भी एप्लीकेशन आती है उनका समाधान होता है। तो मैं इन लोगों के कॉलर सेल से अनुरोध करूंगा कि सीएम विंडो पे भी अगर आपके जिले के अधिकारी हैं या जो भी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे तो आप काम नहीं कर रहे तो ये विंडो पर लगाएं, इसका तुरंत समाधान। चलिए ठीक है नरेंद्र जी, एक और सवाल कुलदीप जी ने किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्यों लागू नहीं कर देती है, क्यों केवल हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी में ही ये लागू हो? देखो, बिल्कुल सही बात है कि ये समस्या तो पूरे देश में हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कई केस ऐसे होते हैं कई राज्यों में, जैसे जो घटनाएं होती है कई राज्यों में, जैसे बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती हैं, कई राज्यों में चोरी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसी प्रकार हर प्रदेश का अलग विषय होता है। तो उस प्रदेश में जहाँ समस्या ज्यादा होती है वहाँ उनको यानी कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केरला हाई कोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया था कि लव जिहाद के कारण आपके यहाँ कितने केस, तो 2009 से 12 के बीच लव जिहाद के 2600 के करीब केस वहाँ केरल में हुए, 2670। उसमें से 2200 केस थे जो वो हिंदू लड़कियों को जबरन यानी लव जिहाद के उस मुद्दे को बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। और इसी प्रकार वहाँ तो अभी हमारी कोई सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं थी 9 से 12 तक, लेकिन उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद कहा और केवल 2 लड़कियों का मुस्लिम से हिंदू धर्म परिवर्तन हुआ। अब ये देखते हैं कि हर राज्य की अलग परिस्थिति होती है, उस परिस्थितियों को देखते हुए हर राज्य में कानून की आवश्यकता होती है, विधायिका होती है, अपने राज्य के भी अपने अधिकार होते हैं। जैसे हमारे अधिवक्ता हमारे हैं शोराण जी, इनको भी पता है कि उन राज्यों के भी अपने अधिकार होते हैं और वो अपने राज्य में जो समस्याएं होती हैं उन पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वो कुछ सोमवीर जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर, कितने सहमत हैं आप नरेंद्र जी की बात से? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस कानून को लागू करना चाहिए या आप उनकी बात से सहमत है कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं तो राज्य स्तर पर ही कानून बनने चाहिए इस तरह के? देखिए पूजा जी, ऐसा है 3 तरह की ये सूची है हमारे कानून की। एक केंद्रीय सूची होती है, एक राज्य की सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है जी। ये जहाँ तक जो आपका इश्यू है ये एक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, यानी सुरक्षा से रिलेटेड है, जनता की सुरक्षा से। और जनता की सुरक्षा जो है वो राज्य का मुद्दा है, राज्य का सूची में अंतर्गत आता है। और दूसरा, अगर इसको हम प्रैक्टिकल में देखें तो आप उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए कि एक दूसरा स्टेट है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ जरूरत नहीं समझी जाती। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ जरूरत लगती है, जहाँ सरकार को लगता है कि जनता की डिमांड आती है, समाज उत्थान के लिए है, इसलिए ये सरकारें अपना अपना कानून बनाती हैं। बना इसमें समवर्ती सूची में दोनों बना सकते, केंद्र बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है गवर्नमेंट अपने कानून बना रही है। ठीक है सोमवीर जी, लेकिन एक बात और मैं समझना चाहूंगी, तो भी समाज है जो देश हित में है, जो राज्य हित में है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है सोमवीर जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, एक और दर्शक जुड़ गए आपको। सोमवीर जी लौट रही हूँ आपके पास, फिर आपके पास आपकी बात पूरी करेंगे आप। करीम खान एमपी से जुड़ गए मेरे साथ इस वक्त। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस मंच पर।
नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों ने लव जिहाद पे ये बात उठाई हुई है। लव शब्द तुमने अंग्रेजी से लिया है, जिहाद शब्द तुमने उर्दू से लिया है। अपनी भाषा में प्रेम युद्ध क्यों नहीं कहते उसको? रही बात दूसरी कि पहले अंतरजातीय विवाह को प्रोटेक्शन दिया जाता था, इनाम भी दिया जाता था सरकार की ओर से, उस पर विचार क्यों नहीं करते कि पहले जो यानी अंतरजातीय विवाह को बहुत कुछ उछाला गया था कि नीची जाति का आदमी ऊंची जाति से शादी कर ले, उस विषय पे क्यों नहीं बोलते आप? प्रेम युद्ध बोलना चाहिए इसको, लव जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है। जिहाद उसे कहते हैं कि हम अपने दिल के जो चाहत है, ख्वाहिशात है, इसको मारे, इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब किसी गैर लड़की को यानी बहला फुसला के शादी करना, इसको जिहाद नहीं कहते। लड़कियां जो रहती हैं वो बालिग रहती हैं, बच्चे को बहलाया जा सकता है, बड़े को नहीं। वो प्रेम करते हैं। आप इस पे थोड़ा विचार करें और ऐसे देश का बंटा ढार करके रखें और देश के बारे में सोचते नहीं हो। यहाँ पर बात हो रही है, देश के करीम उत्थान खान के बारे जी, में सोचो। एक मिनट, मैं बताना चाहूंगी आपको, यहाँ पर बात हो रही है लव जिहाद को लेकर, तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बात नहीं हो रही है, किसी एक धर्म को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। जो यूपी सरकार भी अध्यादेश लेकर आई है उसमें भी किसी एक धर्म का नाम नहीं है। ये अध्यादेश सभी धर्मों पर लागू होता है। सोमवीर जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, यही तो दिक्कत हमारे लोकतंत्र में कि ये एक पर्टिकुलर समुदाय है, वो ये चाह रहा है कि तुम जो अन्याय कर रहे हो, तुम जो इन लड़कियों को, दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला के एक इंटरनेशनल लेवल पे षड्यंत्र कर रहे हो। और वो कोई भी धर्म हो सकता है सोमवीर जी, वो यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही, कोई भी धर्म हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। मैंने पहले ये क्लियर किया, कोई भी धर्म है, कोई किसी तरह का कोई धर्म पर्टिकुलर नहीं है। देखिए पूजा जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जी। लगता है संपर्क उनसे टूट गया कुछ तकनीकी समस्या के कारण, लेकिन और दर्शकों के साथ जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। सोमवीर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोमवीर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, दिनेश नरवाना से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस मंच पर। नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। ऐसा है जी, मेरा सोमवीर जी से भी ज्यादा बड़ा है और बीजेपी वाले पे भी है जी, मैं रोज ही कर लेता हूँ आपके पास। ऐसा है जी, 2001 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 कारपोरेशनें बंद करी थी जी, 5 कारपोरेशनें बंद करी थी जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ गई, उसने उन 500 को दोबारा अपनी सर्विसों पे ले लिया। उन्होंने भी अच्छे ढंग से नहीं, पिछला सब कुछ खा गए जी। अब नए तरीके दे दिए, 55 साल के हम थे जी। अब अपने मनोहर लाल खट्टर जी एक अपने दूसरे चौटाला जी के काम करने लग रहे हैं। एक MITC को, उन 5 कारपोरेशनों में से एक MITC को मान देने लग रहे हैं जी, किसी को 10,000, किसी को 15,000। क्या हमारा हक नहीं है जी 4 कारपोरेशनों को? क्या हम हिंदुस्तान के आदमी नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वकील साहब से भी, इनसे भी, और इनसे तो मैं कहता हूँ मनोहर लाल जी से कह के करवाओ, कहते भाई साझा न दे, एक न क्यों दे है, ये हमारा नकमी के है। 4 कारपोरेशन एकदम बंद करी और एक को एक देन लग रहा है। और वो चलिए ठीक है, नरेंद्र जी, इनकी बात पर आपका एक कमेंट चाहूंगी, समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। ये इन्होंने अपनी समस्या रखी है, लेकिन कोई भी समस्या उसी स्थान पर जब तक नहीं रखी जाती उसका समाधान नहीं हो सकता जी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ इनकी समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, तो उसको उचित स्थान पे जाके रखें और हम भी इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो ये बात को पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, लव जिहाद को लेकर के चर्चा आज हम कर रहे थे कि क्या हरियाणा में भी ये कानून बन सकता है, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए और अपने बयानों के जरिए ये सीधे निर्देश दिए हैं और कहीं ना कहीं संदेश भी दिया है कि लव जिहाद को लेकर के हरियाणा में भी कानून बनेगा। इसी के साथ सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।